विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं हैबरमास की। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हैबरमास। ओके फाइन। सो हैबरमास ने, बिकॉज अगेन वी ऑल नो हैबरमास इज फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ओके, मतलब एक विचारशील लोकतंत्र। हैबरमास किस लिए फेमस है? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मतलब विचारशील लोकतंत्र। तो उनका कथन देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आई वुड इनफैक्ट टेंड टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द आउटकम ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन if there was a minority that votes against it then if it is unanimous। so वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उस प्रकार का निर्णय ज्यादा पसंद होगा जहां कम से कम कुछ लोगों ने उस निर्णय का विरोध किया है, ना कि वो निर्णय जो कि बिना किसी विरोध के ले लिया गया हो। मतलब अनएनिमस मतलब क्या होता है कि बिना किसी विरोध के। ओके, एक ऐसा डिसीजन जिसमें किसी ने किसी का विरोध ही नहीं किया। तो हैबरमास बोले कि अगर किसी ने किसी विचार का विरोध ही नहीं किया तो मतलब समझ लीजिए कि वहां कुछ मतलब धोखा है कहीं ना कहीं। बिकॉज हर व्यक्ति के सबके एक से विचार जो है पॉसिबल ही नहीं दुनिया में। विरोध होना चाहिए, मतलब डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। सबके एक से विचार नहीं हो सकते, वो मान रहे हैं, बट देयर शुड बी डिस्कशन। मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक डिसीजन बिना किसी डिस्कशन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ लोग जो हो उस डिसीजन के विरोध में बात करें, मतलब कुछ अपोजिशन हमेशा होना चाहिए ही चाहिए। दैट ओनली विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव ही क्या है? विपक्ष। बिना विपक्ष के अगर लोकतंत्र है तो समझ लीजिए वो लोकतंत्र नहीं, वो एक मजाक है, वो तानाशाही है आपकी मेजोरिटी की। ओके, बहुमत की तानाशाही कहेंगे उसको, आप लोकतंत्र नहीं करेंगे। ओके, तो बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं। वही बात वो कहना चाह रहे हैं कि हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ पक्ष प्रतिपक्ष होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट का बेसिकली रिस्पॉन्स होना ही चाहिए। ठीक है, यस एग्जैक्टली। रिजवान कितने बजे से क्लास चलती है? 5 PM से। अभी मैं क्लास के, आप जुड़े रहिए, क्लास के एंड में सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए और क्लास के अंत तक अगर रहेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, कितने बजे क्लास होती है, कैसी होती है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। सो अब जरा समझते हैं उनके विचारों को। सबसे पहले हैबरमास कौन है, जन्म कब हुआ, अभी जिंदा है वो? जर्मन फिलोसफर है। ठीक है, जर्मन के फिलोसफर है एंड सोशलॉजिस्ट है। ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी अगेन एंड प्रैग्मेटिज्म। ओके, सो बेसिकली व्यवहारिकता से बिलोंग करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत, इनका भी जो विचार है कहीं ना कहीं जो बनी हुई व्यवस्था है उसकी आलोचना करना। ठीक है, जिस प्रकार के पॉलिटिकल आइडियाज ऑलरेडी डेवलप्ड है उन पे उनके अंदर की कमियों को आइडेंटिफाई करना, उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। सो एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। नियो मार्क्सिस्ट थिंकर माने जाते हैं, नव मार्क्सवादी। अब नव मार्क्सवाद क्या होता है ये हम कभी अलग से पढ़ेंगे। फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नियो मार्क्सिज्म जो है पूरा आपका जो क्रिटिकल थ्योरी है, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी, नव मार्क्सवाद, ये सब जो है आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकल के आया है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल कहां? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी से ही ये सारे थॉट निकले। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में यूनिवर्सिटी है, वहां पे कुछ विचारकों ने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण शुरू किया राजनीतिक अध्ययन का, राजनीतिक बोल सकते हैं राजनीतिक दर्शन का, और उसी से बहुत सारे विचार निकल के आते हैं जिसमें नियो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल भी आता है। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या है? कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी, ओके, एज वेल एज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ओके, सो वो विचारशील लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और साथ साथ उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, प्रस्तुत जो बेसिकली संचार क्रिया सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ओके, कम्युनिकेटिव एक्शन। अब ये सिद्धांत क्या है इसको हम समझेंगे कि व्हाट डज ही मीन बाय कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इन दोनों सिद्धांतों को जरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नाउ फेमस किताबें क्या है? लेजिटिमेशन क्राइसिस, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये दो महत्वपूर्ण किताबें हैं। वैधता संकट आप बोल सकते हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस, या फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। तो ये कुछ मोटी मोटी ऊपर की बातें मैंने आपको हैबरमास के बारे में बता दी। सिद्धांत उनके फेमस, उनसे रिलेटेड किताबें, ये सब हमने जान ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, जरा उनके कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या है उस पर देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हिम द एम ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो बोलते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति का उद्देश्य क्या है? वो है कि बातचीत, should be generate conversation that lead to rational consensus about a common good। मतलब सामान्य हित के लिए, आम भलाई के लिए जब चर्चा परिचर्चा होगी और उससे तर्क संगत सहमति बनेगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? जब बातचीत होगी तभी किसी कॉमन गुड में, सार्वजनिक हित के हिसाब से हम एक तर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। तो जब तक रैशनल डिस्कशन नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला। और उसके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मेन उद्देश्य वो क्या बोलते हैं कि कन्वर्सेशन, जितनी ज्यादा बातचीत होगी
उतना ज्यादा बेहतर तार्किक निर्णय बन पाएगा और उसमें सार्वजनिक हित की पूर्ति की जा सकती है। कॉमन गुड, ओके। सो कॉमन गुड के बारे में बात की कि आम भलाई सबके हित में जो हो सके, और उस पर तर्कसंगत सहमति तब बन सकती है जब प्रॉपर बातचीत हो। तो उनका कहना यह है कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का उद्देश्य है प्रॉपर डिस्कशन और उस डिस्कशन से सही डिसीजन, लॉजिकल डिसीजंस, ओके। अच्छा चर्चा हो, चर्चा से सही निर्णय बने और वो जो कि सार्वजनिक हित में आ सके। तो ये उनका बेसिकली कहना है, ठीक है। नाउ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी उन्होंने स्पेशली दी है। अब इस थ्योरी को भी हम समझेंगे। एक है रैशनल कम्युनिकेशन, पहले समझेंगे तर्कसंगत संचार क्या होता है, ठीक है। फटाफट जरा देखते हैं सिद्धांत को। सो रैशनल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी, रैशनल कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ रीचिंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अचीविंग सोशल इंटीग्रेशन। मतलब एक तर्कसंगत संचार का मुख्य आधार क्या है? सबसे पहले एक आपसी समझ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि एक भाई की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जिस पर सब एग्री कर सकें। तो जब डिस्कशन होगा तो उससे क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। अगेन हियर अप्लाइज द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब विरोधाभास, ओके। विरोधाभास का सिद्धांत यहां पे अप्लाई होता है। तो जब आपस में विरोधाभास होते हैं विचारों का, जब चर्चा होती है तो क्या होता है? डायलेक्टिकल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। जब एक विचार दूसरे विचार से टकराता है तो जब चर्चा आपस में होती है तो उससे बेहतर निर्णय बन पाते हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी और आप एक बेहतर निर्णय की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो वही वो बोल रहे हैं कि इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कोर्स बेस्ड ऑन रीजन एंड एक्सचेंज ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट रादर देन कोएर्सिव एंड मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, ओके। तो मतलब उनका ये कहना है कि राजनीति में जोर जबरदस्ती की जगह, ठीक है, अक्सर क्या होता है? सरकारें जोर जबरदस्ती या फिर झूठ प्रोपेगेंडा के द्वारा, ठीक है, जो कि हम अपने देश में भी देखते हैं कि सरकार को अगर अपनी बात मनवानी है तो वो उपद्रव क्रिएट करवा देते हैं, ठीक है। कभी कभी सरकार को कोई लॉ लाना है तो उससे पहले वो एक दंगा भड़काएंगे बड़ा प्यार तरीके से, ठीक है। इस देश में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कई बार बहुत सारी लॉ को पास करवाने के लिए पहले रियॉर्ड करवाए जाते हैं। ये नहीं कि पहले जनता से बात की, जनता से बात नहीं, दंगा करवा दो। एक दंगा करवा देंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो सरकार जो लॉ ला रही है बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद उस लॉ को, तो वो बोलते हैं कि उनका कहना है कि दिस इज नॉट राइट, ये डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी में प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कंसेंसस बिल्डिंग या फिर परसुएशन, मतलब जहां पे आप परस्यू करेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे अपने विचारों से, ना कि दबाव बनाएंगे, ठीक है। तो हैबरमास आर्ग्यूज दैट रैशनल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इक्वल पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिविटी एंड ओपन डायलॉग अमंग इंडिविजुअल, ओके। तो वो बोलते, उनका कहना क्या है कि एक तर्कसंगत जो संचार है उसके लिए क्या आवश्यक है? सबसे इंपॉर्टेंट, व्यक्तियों के बीच समानता। जो लोग भागीदार ले रहे हैं वो सबको बराबर माना। ये नहीं कि भाई कोई बड़ा नेता कुछ बोल रहा है तो उसकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई आम इंसान बोल रहा है तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हर व्यक्ति की बात की पूरी वैल्यू हो। भागीदारिता, समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, सबको इंक्लूड किया जाए, और खुला संवाद जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हो। ये नहीं कि किसी को दबाया नहीं, किसी की आवाज को दबाया ना जाए। तो वही तब जाके आपका एक जो रैशनल कम्युनिकेशन हो सकता है, तर्क संगत जो है चर्चा की जा सकती है, ठीक है, फाइन। नहीं, फ्रैंकफर्ट Habermas is from the first generation, okay? नहीं, Habermas is something we can say he is the initial person who started the journey of the Frankfurt School, okay? Especially regarding the critical theory अगर हम बात करें, क्या नाम है, what is नवनीता, okay? नवनीता उपाध्याय। Habermas was the pillar who actually built up the notion which resulted in the creation of the Frankfurt School theory, or we can say the critical theory, okay? जो orientation basically Habermas से निकले, उन आइडियाज से इंस्पायर होके पूरा क्रिटिकल थ्योरी डेवलप हुई। तो ही वाज द वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर, इनिशियल थिंकर। सो ही वाज द बेस ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल, एंड अगेन विद इन द फ्रैंकफर्ट स्कूल देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स, ओके। फ्रैंकफर्ट इज बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल नवनीता, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि फ्रैंकफर्ट स्कूल इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल थ्योरी, एंड क्रिटिकल थ्योरी इटसेल्फ इज नॉट what we can say like let's say has a consensus about a single idea, okay? They are diverging. So उनके जो विचार है अपने आप में डाइवर्जिंग है, वो एक चीज पे टिके नहीं है। तो ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। क्रिटिकल थ्योरी में अगर आप सोचें कि ऑल द थिंकर्स आर टॉकिंग फ्रॉम अबाउट अ सेम थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। सब एक चीज की बात नहीं करेंगे, बट द मैनर दे आर टॉकिंग, देयर मेथोडोलॉजी विल बी सेम। उनकी जो मेथड है स्टडी करने का, पॉलिटिकल स्टडीज का, दैट विल बी सेम, बट
देयर रिजल्ट्स विल बी डिफरेंशिएटेड। ओके फाइन, सो वो मेजरली हमको इंपॉर्टेंट रखना है, बाकी इतना फिर अगर वो रिसर्च वर्क में आप जाएंगे तो दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू। ओके चलिए आगे बढ़ते। नाउ आफ्टर द रैशनल चॉइस, अगेन यहां देखिए आइडियल स्पीच को सिचुएशन को समझाया उन्होंने कि आइडियल स्पीच सिचुएशन क्या होता है। ओके रिक्वायर्ड मतलब जनरलिटी, कि जहां पे हर व्यक्ति जो है भागीदारी ले सके, ऑटोनॉमी हर व्यक्ति अपनी बात कह सके, आइडियल रोल टेकिंग, पावर न्यूट्रलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब इस आइडियल स्पीच सिचुएशन में पावर न्यूट्रलिटी रहे, ये नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति तो अपनी शक्ति का उपयोग करके अपनी बात को ऊपर किसी के ऊपर दबाव बना रहा है। ठीक है, everyone's okay, whatever people are saying that should be having a value। okay, हर व्यक्ति की बात के ट्रांसपेरेंसी। okay, the unconstrained unifying consensus bringing force of argumentative speech। okay, उसको उन्होंने बोला है ideal speech situation। okay, so this can be a question। now यहां से सवाल बनता है कि according to Habermas which among the following are the values of ideal speech situation। सवाल मान लीजिए एग्जाम में आता है कि हैबरमास के हिसाब से एक आदर्श चर्चा की जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सो रिक्वायरमेंट ऑफ जनरलिटी मतलब एक सामान्यता होनी चाहिए, एटोनॉमी मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं उसको एटोनॉमी स्वायत्ता। ठीक है, स्वायत्ता होना, आइडियल रोल टेकिंग हर व्यक्ति एक आदर्श अपनी जिम्मेदारी से काम करे, पावर न्यूट्रलिटी मतलब जो शक्ति है सत्ता है उसकी तटस्थता रहे, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहे। ठीक है, ये पॉइंट्स लिए हैं उन्होंने और बाकी आइडियल सिचुएशन को आप समझ भी सकते हैं। फर्दर इट क्रिएट्स लेजिटिमेसी आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गवर्नमेंट व्हिच इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन एंड आइडियल स्पीच सिचुएशन, मतलब एक सरकार अगर निर्णय लोगों की चर्चा परिचर्चा के बाद ले रही तो सीधी बात है उसकी वैधता भी ज्यादा रहेगी। कॉमन सेंस है, अगर जनता के बीच में चर्चा परिचर्चा के बाद कोई लॉ बना है तो उसकी वैधता ज्यादा होगी कम होगी, बिकॉज लोगों ने उस पर चर्चा की। भले जैसे फॉर एग्जांपल हम 20 लोग थे, हम मिलकर किसी बात पे चर्चा कर रहे थे, हो सकता है कि सबकी बात नहीं मानी गई होगी परंतु सबको बोलने का मौका दिया तो एटलीस्ट इट विल क्रिएट अ वाइडर कंसेंट। वाइडर कंसेंट, जब लोगों को चर्चा का मौका दिया जाता है लोग सहमत होते हैं। ठीक है कि ठीक है भले मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे हिसाब से लॉ नहीं बना, परंतु एटलीस्ट मुझे उसमें इन्वॉल्व किया गया, और जब इन्वॉल्व किया गया तो पीपल व्हाट वी कैन से एग्री टू, दे एक्सेप्ट देयर डिफीट। ओके, वो मान लेते हैं कि हाँ भाई मेरा विचार हारा है, दूसरे का विचार जीता, तो कम से कम अब मुझे उस लॉ को फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा, लॉ विल बी मेड बट पीपल विल नॉट बी फॉलोइंग दोस लॉ। दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग, द प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस जो है, वैधता की एक समस्या जो है, वो जिसके बारे में हैबरमास ने बोला कि आज के वक्त में यही समस्या है कि गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉ, पीपल आर नॉट फॉलोइंग देम। सरकार लॉ नियम तो बना रही है पर जनता जो है उसमें लूपहोल्स ढूंढ रही है। We are always looking for some loopholes in the government laws. Why? Because there is no proper consultation. सरकार ने जीएसटी लगाया, चर्चा क्यों नहीं की जनता से कि जीएसटी लगाए कि नहीं लगाए? फिर लोग क्या करते हैं, 50 प्रकार के उल्टे सीधे बिल बनाकर चिपका देते हैं कि जिससे टैक्स कम कटे। ठीक है, फाइन। अगर यही जो टैक्स लगाने की व्यवस्था है, फिर कुछ भी सरकार कोई भी लॉ ला रही है, if it is basically been done with a proper wider discussion, then it would be having a wider acceptance and wider consent. अगर चर्चा करने के बाद, परिचर्चा करने के बाद जो है सरकार किसी लॉ को पास करती है तो उस पर ज्यादा सहमति रहेगी और साथ साथ लोग उसको फॉलो भी करेंगे, दिल से अपनाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ डर के अपनाएंगे। ये बात हैबरमास कहना चाह रहे हैं आइडियल स्पीच सिचुएशन और लेजिटिमेसी कॉन्सेप्ट से, वैधता। ठीक है, आदर्श भाषण स्थिति और उसका होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सो क्या है सिचुएशन, आइडियल स्पीच सिचुएशन वेयर पार्टिसिपेंट कैन एंगेज इन फ्री इक्वल अनकंस्ट्रेन्ड कम्युनिकेशन। ओके, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां पे जो भागीदार है वो स्वतंत्र, समान और अप्रतिबंधित संचार में संलग्न हो सके, अपना मत रख सके, अपनी बात कह सके। ठीक है,